नमस्कार मित्रों, भीम भाष्य ये मेरे ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक श्राव्य श्रृंखला के माध्यम से महामानव बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी उसके 25 पहलू 25 आविष्कार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस दृक्श्राव्य श्रृंखला में 20 मिनट का एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड शामिल हैं। इस माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने देश के लिए जो सपना देखा था वो सपना मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 चरण में हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर जी की राजनीतिक रणनीतिज्ञ के रूप में जो उनका काम है, जो उनकी महत्ता है, उसकी चर्चा हम कर रहे थे। उसी को लेके आगे चलते हैं। एपिसोड 17 में हम बताएंगे आपको गांधी जी के आमरण अनशन के बारे में, जो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी के खिलाफ किया था और बाद में उनमें समझौता हो गया, जिसे पूना पैक्ट ऑफ 1932 कहा जाता है। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद 10 महीने होने के बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने सांप्रदायिक समस्या जो थी उसका समाधान कर दिया। वो तारीख थी 16 अगस्त 1932 और वो जो कम्युनल अवार्ड, जो समाधान उन्होंने घोषणा जिसकी की, उसमें अस्पृश्य समाज को स्वतंत्र मतदार संघ दिए गए थे और उनको विधानमंडल में 78 सीट दिए गए थे, ऑफर किए गए थे। ये जो सांप्रदायिक समस्या का हल, जो निर्णय जिसकी घोषणा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं जब की, तो उससे महात्मा गांधी को बहुत ही सदमा पहुंच गया। बात यह है कि दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद और ये सांप्रदायिक समस्या का हल उसकी घोषणा होने के पहले, इस दरमियान 10 महीने के काल में महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को गंभीर चेतावनी दी थी। उन्होंने एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, और मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कि मैं आदरपूर्वक ब्रिटिश सरकार के ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर आपका जो फैसला रहेगा उस फैसले में अगर अस्पृश्य समाज को अलग मतदार संघ दिए जाते हैं तो मैं आमरण उपोषण करूंगा, आमरण अनशन करूंगा। ये मेरा फैसला है। ये उन्होंने चेतावनी के रूप में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को लिखा था। इसीलिए उनको बहुत सदमा पहुंच गया जब ब्रिटिश सरकार का निर्णय, उसकी घोषणा की गई। आपको याद होगा पहले चरणों में से कि जब दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समाप्त होने जा रहा था, तब सब लोगों ने, एक डॉक्टर अंबेडकर छोड़ के बाकी सब लोगों ने लिख के दिया था ब्रिटिश सरकार को, जिसमें स्वयं महात्मा गांधी जी ने लिख के दिया था ब्रिटिश सरकार को कि जो भी निर्णय आप लेंगे वो निर्णय हम स्वीकार करेंगे। क्योंकि गांधी जी को ये लगता था कि वो निर्णय उनके पक्ष में ही जाने वाला था, इसलिए उन्होंने लिख के दिया था कि ब्रिटिश सरकार का जो भी फैसला होगा वो हमारे लिए स्वीकारणीय होगा। लेकिन जब ये फैसला हुआ,
ये घोषणा जब ब्रिटिश सरकार ने की अस्पृश्य समाज को अलग मतदार संघ देने की, तो गांधी जी ने अपना वादा तोड़ दिया और उन्होंने ब्रिटिश सरकार का निर्णय स्वीकारने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ उन्होंने घोषणा की कि जब तक दलितों को, अस्पृश्य समाज को स्वतंत्र मतदार संघ की जो उनकी मांग है वो जब तक पीछे नहीं ली जाती, तब तक मैं आमरण उपोषण करूंगा। क्या ये भावनात्मक ब्लैकमेल था? हाँ, तुम जैसे, हम जैसे आम आदमी के लिए तो इसको ब्लैकमेल ही कहना चाहिए, लेकिन महात्मा तो महात्मा है, उन पर यह बात लागू नहीं पड़ती। गांधी जी की जो घोषणा थी आमरण अनशन करने की, आमरण उपोषण, आमरण अनशन शुरू होने जा रहा था सितंबर 20, 1932 को। इस घोषणा से पूरा देश हिल गया। गांधी जी के पास पत्रों का वर्षाव, टेलीग्राम्स का वर्षाव, और सब जगह भारत भर प्रार्थना करने लगे लोग। सब जगह लोग भ्रमित थे, चिंतित थे, क्योंकि साक्षात महात्मा जी की जान खतरे में थी। अगर महात्मा जी को बचाना होगा तो उसके लिए ब्रिटिश सरकार का निर्णय बदलने की आवश्यकता थी, और वो निर्णय बदलने के लिए सम्मति आवश्यक थी वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ही अपनी प्रतिभा से ये सारे आरक्षण ब्रिटिश सरकार से खींच के लाए हुए थे। तो सारा जाहिर है कि सारे देश का ध्यान आकृष्ट हो गया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर, उन पर ही केंद्रित हो गया। और अब की बार, पहली बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर निर्विवाद रूप से सारे भारत के अस्पृश्य समाज के नेता साबित हो गए थे। जाहिर है कि पूरे देश का ध्यान उन पर ही केंद्रित हो गया था। इसी दरमियान पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने घोषणा की कि मुंबई में 19 सितंबर 1932 को वो एक परिषद का आयोजन करेंगे, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मदद से इस सांप्रदायिक समस्या के ऊपर हल निकालने की कोशिश हो सकती है। ठीक उसी वक्त एक दुष्ट अभियान पूरे भारत देश में चलाया गया, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को राक्षस कहा गया, उन्हें देशद्रोही कहा गया, उन्हें ब्रिटिशों का हस्तक कहा गया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपना संयम छोड़े बगैर शांति से रहे। जब कॉन्फ्रेंस का वक्त आया तो कॉन्फ्रेंस के पूर्व संध्या में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पत्रकारों से एक मुलाकात की और उन्होंने 2 निवेदन प्रेस के लिए दे दिए। पहला जो निवेदन था उसमें उन्होंने कहा था, मैं सारी सूचनाओं का जरूर विचार कर सकता हूं, लेकिन जो हमारे अस्पृश्य बांधव है उनके हक किसी प्रकार से मैं छीनने नहीं दूंगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो दूसरा बयान था, दूसरा स्टेटमेंट था, वो तो बड़े तीखे बोलों से भरा हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था, और मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं, कि अगर गांधी जी ने इतना चरम कदम भारत देश को आजादी मिलने के लिए अगर लिया होता, तो यह आमरण उपोषण, आमरण अनशन यह अवश्य समर्थनीय होता, लेकिन उन्होंने वैसे नहीं किया है। अनकोट। आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर जी ने उसी निवेदन में यह भी कहा कि अगर मुस्लिमों को
अलग मतदार संघ देने से समाज का विघटन नहीं होता है, अगर सिख समाज को अलग मतदार संघ देने से समाज का विघटन नहीं होता है, तो फिर अस्पृश्य समाज को अलग मतदार संघ देने से समाज का विघटन क्यों हो रहा है भाई? बड़े ही उपहास भरे स्वर में उन्होंने कहा, और मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं, महात्मा कोई अमर नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी अमर नहीं है। महात्मा आ गए, महात्मा चले गए, लेकिन जो अस्पृश्य समाज है उसकी स्थिति ज्यों की त्यों रह गई है। अनकोट। जब 19 सितंबर 1932 की कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, तो अब उसके अध्यक्षता जिन्होंने की थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी को विनती की कि पहला उन्हें वक्तव्य करने के लिए उन्होंने सूचित किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने पहले ही भाषण में कह दिया कि आमरण उपोषण या आमरण अनशन, इसकी घोषणा करने के पहले गांधी जी ने कोई पर्याप्त योजना सामने रखनी चाहिए थी, उस पर विचार करके कुछ हल निकाला जा सकता था। तुरंत वो परिषद जो थी वो स्थगित कर दी गई। ये सब बातें गांधी जी को बताई गई, जो येरवड़ा जेल में, पुणे स्थित येरवड़ा जेल में थे। तो उन्हें जब ये सारी बातें बताई गई तो उन्होंने कह दिया कि अस्पृश्य समाज को आरक्षित सीट्स देने के लिए उनको व्यक्तिगत रूप से कोई एतराज नहीं है। इसीलिए दूसरे दिन परिषद का पुनरायोजन किया गया। वो दिन था 20 सितंबर 1932, जिस दिन महात्मा गांधी जी का आमरण अनशन शुरू हो गया। दूसरे दिन जब कॉन्फ्रेंस को शुरुआत हो गई, वो दिन था 20 सितंबर 1932, जो कि महात्मा जी के उपोषण का पहला दिन था। और इस बार डॉक्टर अंबेडकर जी ने सब लोगों को ऐसी बात कही कि सब लोगों को आश्चर्य हो गया। उन्होंने कहा कि ये सारे मामले में मुझे खलनायक किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मुझे रास्ते पर जो इलेक्ट्रिक का लैंप है उस पर चढ़ा के फांसी भी क्यों न हो, मैं कतई मेरा जो पवित्र कर्तव्य है उससे पीछे नहीं हटूंगा, और मेरे लोगों की जो उचित और वैध मांगे हैं उन्हें मैं धोखा नहीं दे सकता हूं। आप गांधी जी को बताइए कि आप अपना जो अनशन है वो 1 सप्ताह के लिए आगे कर दे, और इस दरमियान हम इसका कोई समाधान निकाल सकते हैं। सारे कांग्रेस के नेता, हिंदू नेता, जब उन्होंने होश संभाला तब सर तेज बहादुर सप्रू ने तुरंत एक योजना बनाई, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी इलेक्शन की योजना थी। उसमें यह कहा गया था कि हर एक आरक्षित जगह के लिए, आरक्षित सीट के लिए अस्पृश्य समाज की तरफ से 3 उम्मीदवार चुने जाएंगे, और ये 3 उम्मीदवार जो रहेंगे उनको दूसरे इलेक्शन में, जिसमें अस्पृश्य समाज भी हिस्सा लेगा और स्पृश्य समाज भी हिस्सा लेगा, वो दोनों की हिस्सेदारी से ये 3 उम्मीदवारों में से अंतिम 1 उम्मीदवार चुना जाएगा। ये वो योजना थी जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने स्वीकार कर दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस योजना का, सप्रू योजना का स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको जितनी बताई गई थी उससे कई ज्यादा सीटें अस्पृश्य समाज के लिए चाहिए, और उनकी ये मांग कांग्रेस के नेताओं ने हामी भर ली। सितंबर 22
1932 तीसरा दिन था महात्मा जी के उपोषण का, आमरण उपोषण का। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बैरिस्टर जयकर, जीडी बिरला, राजगोपालाचारी, ये सबको लेकर यरवड़ा जेल में पहुंच गए गांधी जी को मिलने के लिए। गांधी जी एक सफेद कॉट पर, लोहे की सफेद कॉट पर लेटे हुए थे और उनके साथ में सरदार पटेल और सरोजिनी नायडू उनके पास में बैठी हुई थी। ये उनका अब उपोषण का तीसरा दिन था और गांधी जी बहुत अशक्त हो गए थे। सप्रू जी ने पूरी कहानी, पूरा वृत्तांत गांधी जी को सुनाया। फिर डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहुत ही मृदु स्वर में कहा, महात्मा जी, आप हम लोगों पर बहुत अन्याय कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा, ये मेरी मजबूरी है कि अनुचित दिखने वाले बर्ताव की जिम्मेदारी हरदम मेरे सर पर आ जाती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मृदु, संयमी लेकिन निग्रहपूर्वक जो कहना था, वो स्वर था, वो सुन के गांधी जी पर तो उसका बहुत अच्छा असर हो गया। गांधी जी ने कहा, मेरी आपको पूरी तरह से सहमति है डॉक्टर, आप जो कह रहे हैं उसमें से बहुसंख्य बातों पर मैं आपके साथ में हूं, लेकिन आप कह रहे हो कि आप मुझे जीवित रखना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, हाँ महात्मा जी, मेरी यह अभिलाषा है कि अगर आप अस्पृश्य समाज का नेतृत्व करेंगे तो आप हमारे हीरो बन जाएंगे, हमारे नेता बन जाएंगे। गांधी जी ने कहा, ठीक है, आप जानते ही हैं कि मुझे जीवित रखने के लिए, मेरी जान बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, यह आप तो जानते ही हैं। तो वो कीजिए और मेरी जान बचा लीजिए। भावनाओं से भरे हुए वातावरण में गांधी जी ने कहा, और मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं, उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर जी से कि आप जन्म से अस्पृश्य हो, लेकिन मैं दत्तक ग्रहण से अछूत हूं। हम दोनों को एक ही होना चाहिए, हम दोनों का अविभाज्य होना चाहिए। हिंदू समाज का विघटन न हो, इसके लिए मैं मेरी जान निछावर कर दे सकता हूं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने गांधी जी की बात मान ली और दोनों तरफ के नेता जो करार, जो एग्रीमेंट करना था, उसका डिटेल्स, उसका पूरा ब्यौरा करने में लग गए। कई घंटे तक ये चर्चा चली। फिर भी दो पेचीदा सवाल बच ही गए थे। फिर से ये सारा मामला गांधी जी के पास लिया गया। डॉक्टर अंबेडकर वो दो बातों पर राजी होने के लिए तैयार नहीं थे। अंतिमतः डॉक्टर अंबेडकर जी के एक बहुत बड़े सहकारी नेता जो दक्षिण भारत से आते थे, MC राजा, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, समझौता करने के लिए उनसे विनती की और वो उन्होंने मान ली। उस दिन रात को 9 बजे बापू जी को मिलने के लिए डॉक्टर अंबेडकर फिर से जेल में पधारे। गांधी जी इतने अशक्त हो गए थे, उनसे बोला नहीं जा रहा था और उनकी आवाज इतनी क्षीण हो गई थी कि वो फुसफुसाते हुए स्वर में बात कर रहे थे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी से कहा, और मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं,
पाप से भरे अतीत का प्रायश्चित्त करने का हिंदुत्व को एक आखिरी मौका दीजिए डॉक्टर साहब। और इस बात पर डॉक्टर अंबेडकर राजी हो गए। अंतिमतः महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों में एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट का जो डिटेल्स था उसका प्रारूप करने में कोई समय नहीं लगा, और उसके तहत जो अस्पृश्य समाज के लोग थे उनके लिए 148 सीट्स का प्रायोजन किया गया प्रांतिक विधानसभा में। और जो केंद्रीय विधिमंडल था, वो केंद्रीय विधिमंडल में हिंदुओं का जो मात्रा में प्रतिनिधित्व था उसका 10% ये अस्पृश्य समाज को दिया गया। एग्रीमेंट पर दस्तखत हो गए उसी दिन सितंबर 24, 1932 को, और ये एग्रीमेंट इतिहास में पूना पैक्ट ऑफ 1932 इस नाम से कहलाता है। उसी दिन शाम को यरवड़ा जेल में सायं प्रार्थना हो गई, और उसके दरमियान महात्मा जी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। वहाँ मौजूद थे देश की बड़ी बड़ी हस्तियाँ, जिसमें थे रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल और स्वरूप रानी नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल जी की पत्नी थी। और कहा जाता है कि जो 15 वर्षीय बालिका ने संतरे का रस गिलास में लेकर बापूजी के हाथ में दिया अनशन छोड़ने के लिए, अनशन समाप्त करने के लिए, वो बालिका थी प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी। ये पूना पैक्ट ने भारत देश की चुनाव प्रणाली को आकार दे दिया, और चुनाव में आरक्षित मतदार संघ की व्याख्या बनाई गई, उसे सुनिश्चित करने की प्रक्रिया भी इसी में बताई गई। कुछ लोगों का यह कहना है कि गांधी जी ने चुनाव की प्रक्रिया विषम बनाई, आरक्षित उम्मीदवार को मतदार संघ के सबसे बड़े सांप्रदायिक समाज की इच्छा पर छोड़ा गया, जो कि विसंगत था। व्यक्तिगत रूप में मेरा यह मानना है कि बुद्धि सापेक्ष दृष्टि से देखेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने महात्मा गांधी को पूरी तरह से पराजित कर दिया, लेकिन महात्मा गांधी में जो राजकीय नेता था उसने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को पूरी तरह से परास्त कर दिया। दोस्तों, इस चरण को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि अगर ये पॉडकास्ट सीरीज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।